Hello everyone, we are starting new chapter today, force and laws of motion. You know what is force? A push or a pull on a body is called force. You have done in class 8. What are the effects force can produce? It can move a stationary body. It can change the direction of a moving body. If you kick a football in the different direction, you can change the direction of the football, right? You can change the shape of an object. Just, for example, this door. The baker is applying force on it and its shape is changing. Rubber band, you change the shape of the rubber band by applying force. You can increase the speed of a moving body by applying force, right? So force can bring these effects. Now, what are different types of forces? First is balanced force. The name itself says balanced, मतलब जिसपे सारे forces का sum zero होता है. That means the resultant of all the forces acting on body is zero. Then we say that the forces are balanced in nature. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, दैट मींस उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. अब रेस्ट पे है तो हमें तो ऐसे लगेगा कि कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, राइट? इट अपीयर्स एज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी इज एट रेस्ट, बट एक्चुअली forces are acting on the body, but those forces are equal and opposite. That means balanced forces act कर रहे होते हैं, and therefore we say that the net force is zero. जैसे ये बॉक्स है, इट इज एट रेस्ट. वन फोर्स इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो वेट ऑफ द बॉक्स है, जो जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है बॉक्स को, राइट? एंड द सेकंड फोर्स एक्टिंग इज रिएक्शन फोर्स. ये दोनों अब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, बैलेंस फोर्सेस है, ठीक है? दिस एग्जांपल, द पर्सन इज फ्लोटिंग इन द वाटर. नाउ बायंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट व्हिच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वाटर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मैन के ऊपर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ जिस फोर्स से बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, राइट? दीस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. दैट इज व्हाई द पर्सन इज फ्लोटिंग हियर. तो जब भी रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब सपोज बॉडी इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकंड स्पीड, मोशन यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी सेम रखना है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखना है आपको, ओके? स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है. ओके, सो आई कैन से दैट रेस्ट पे जो बॉडी है उसको मोशन में लेकर आना है, या फिर कोई बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है उसका स्पीड को चेंज करना है, उसमें चेंज किया, उसको स्टॉप करना है, तो मेरे को बैलेंस्ड फोर्सेस को हटाना पड़ेगा. बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी. मुझे एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा. Okay, but balanced forces can always change the shape of the body. For example, this is the spring. ये spring का normal shape है. Now if I apply balanced forces, 10 Newton यहाँ से pull किया, 10 Newton force से इधर से pull किया, equal and opposite है, balanced force है, but shape change हो गया. आप compress कर दो दोनों side से, shape is changing, but the forces are equal and opposite. Balanced forces है, but shape is changed. Unbalanced forces क्या होते हैं? अब अगर मुझे बॉडी को मूव करवाना है, रेस्ट पे है, बॉक्स जो था वो रेस्ट पे था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज रिएक्शन फोर्स. सपोज फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, 2 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है, 2 न्यूटन मैंने यहाँ अप्लाई किया, देन देयर विल बी नो मोशन. बट अगर मुझे मोशन प्रोड्यूस कराना है तो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा, जैसे 5 न्यूटन, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो नहीं होंगे. So when resultant forces are not zero, unbalanced forces are present. Unbalanced forces can bring motion in the stationary object or it can stop a moving body. अगर 30 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही है, मुझे इसका 30 से 50 मीटर पर सेकंड स्पीड लेकर आनी है, तो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा. क्लियर? So see, look at this example. ये 80 न्यूटन फोर्स राइट हैंड साइड में है, 40 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड में, अनबैलेंस्ड है, तभी बॉडी मूव कर रही है, राइट? 50 न्यूटन ऑन द लेफ्ट, 30 न्यूटन ऑन द राइट, सो मोशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? Now when we stop pedaling a moving bicycle, it slows down and finally comes to stop. अब हमने देखा है कि अगर बॉडी को स्टॉप कराना है तो मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा. अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो बॉडी कभी भी स्टॉप नहीं करेगी. तो मूविंग बाइसिकल अपने आप स्टॉप हो जाती है, दैट मींस उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो कौन सा अनबैलेंस्ड फोर्स है? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट. और अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नेचर में अपने आप प्रेजेंट नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता या फिर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप ही नहीं करता.
Okay, now this gives us definition of Newton's first law of motion. What we discussed just now, balanced forces हैं तो स्टेट चेंज नहीं होगा. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करेगी, अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. बस ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात करते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा अनलेस देयर इज एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force to change that state. This is Newton's first law of motion. In other words, I can say that all objects resist a change in their state of motion, है ना. जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेंगे, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेंगे. दैट मींस वो अपने अंदर चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं. तो इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. Okay, and therefore law of motion is also called law of inertia. Clear? Now there are some observations based on law of inertia. For example, when a bus suddenly begins to move, we tend to fall backwards. अब देखो, जब बस सडन स्टार्ट करती है, पहले तो आप रेस्ट पे हो ना, यू आर एट रेस्ट एंड योर बॉडी टेंड्स टू बी एट रेस्ट. इनर्शिया की वजह से आप मोशन चाहते भी नहीं हो, लेकिन बस ने सडनली स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, योर फीट which is in contact with the floor, उसमें मोशन आ जाता है, right? But the rest of your body opposes this motion. तो आपको एक फॉरवर्ड जर्क मिलता है, आपको एक बैकवर्ड जर्क मिलता है, आप पीछे की तरफ जाते हो क्योंकि आप रेस्ट पे रहना चाहते हो. ऐसे ही जब बस सडनली स्टॉप कर जाती है तो आप तो ऑलरेडी मोशन में हो ना, आपकी बॉडी मोशन में ही चाहती है, लेकिन बस स्टॉप कर दी तो आप एक फॉरवर्ड जर्क आपको मिल जाता है, क्योंकि आप मोशन चाह रहे थे तो आपको एक फॉरवर्ड जर्क मिलता है जब बस सडनली स्टॉप कर रही है. Similarly, when a bus takes a turn, तो पहले आप straight line motion में थे, right? Your body is in straight line motion, but when it takes a turn, your body still has a tendency to be in the straight line because of inertia or tendency to continue in straight line motion. You're thrown sideways. आपको थोड़ा एक साइड में झटका लगता है ना, आप साइड में, आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो आपकी बॉडी राइट में मूव करती है. Why? Because of the tendency to remain in straight line motion. Now pause the video and think first. When a tree is shaken, its fruits and leaves fall down. Why? Because fruits and leaves are at rest and they tend to be at rest. तो जब हम उसको move करते हैं, shake करते हैं, तो वो अपने आप को detach कर लेते हैं, right? Fruits and leaves detach from the tree and they fall down. Why it is dangerous to jump out of a moving bus? आप moving bus में हो, आपकी बॉडी मोशन में है, लेकिन आप जंप कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया योर बॉडी टेंड टू रिमेन इन मोशन इवन ऑन फॉलिंग टू द ग्राउंड, एंड देयरफॉर यू गेट हर्ट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ग्राउंड. ठीक है? Now when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out of it. Same, because the dust particles, they are at rest and they tend to remain at rest. They don't want to be in motion, hence they separate from the carpet. Now inertia and mass have a relationship. जितना heavy object होगा उतना ज्यादा उसका inertia है. Inertia क्या था? Tendency to resist the change. तो जितना ज्यादा heavy होगा उतनी ज्यादा उसको वो resist करेगा उस change को. ठीक है? And in other words, I can say that the mass of object is measure of inertia. ठीक है? Now see this example, which has more inertia, stone or a football? Stone has greater inertia, right? If we kick a stone, it will not move because of its higher inertia. इसका mass ज़्यादा है, इसका inertia ज़्यादा होगा. इसका inertia ज़्यादा तो ये resist ज़्यादा करेगा. ठीक है? And when you kick a football, it will move a long way क्योंकि इसका inertia less है, वो resist कम करेगा. Now what we have discussed, first law of motion में हमने क्या पढ़ा कि जब unbalanced force act करेगा, then there will be change in the state, है ना? रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आप चेंज कर सकते हो, राइट? इफ यू गिव अनबैलेंस्ड फोर्स तो आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो. तो यानी कि क्या कर रहे हो आप? बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हो, राइट? यू हैव डन दिस ना, a is equal to v minus u upon t, change in velocity. So अनबैलेंस फोर्स दिया तो आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, और वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो. तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
जब भी बैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नेट फोर्स है, देयरफॉर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, राइट, एंड देयरफॉर नो एक्सीलरेशन। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड देयरफॉर देयर इज एक्सीलरेशन। दैट मींस फोर्स और एक्सीलरेशन कोई रिलेशन है, फोर्स से ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब वो क्या रिलेशन है, वी विल derive it using second law of motion, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ बिफोर डूइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, momentum. Now what is momentum? It is defined as product of mass and velocity. It is denoted by capital P. P is equal to m into v. Now it is a vector quantity. Velocity एक vector quantity, it has direction, so momentum is also a vector quantity. जो direction velocity का होगा वही direction momentum का होगा। Okay, हम इसको example में समझेंगे numerical से। Now what is the SI unit of momentum? You can see that momentum is mass into velocity. Mass का होता है kg, velocity का SI unit होता है meter per second. So momentum has unit kg meter per second. Okay. नाउ वन थिंग मोर, देखो अभी हमने देखा अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, अनबैलेंस्ड फोर्स से वेलोसिटी में चेंज आएगा, देखा ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर हमें चेंज करवाना है, हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ वेलोसिटी का चेंज मतलब मोमेंटम का चेंज, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स से एक्सेलरेशन भी आता है और अनबैलेंस्ड फोर्स से चेंज इन मोमेंटम भी होता है। अब दोनों का रिलेशनशिप क्या है फोर्स के साथ, दिस इज गिवन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब क्या रिलेशन है पहले तो ये देख लेते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स का चेंज इन मोमेंटम से क्या रिलेशनशिप है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum, or in other words the rate of change of momentum is proportional to the applied force in the direction of force. रेट मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, रेट जहां गया ना यानी कि टाइम से डिवाइड करना है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो ये रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। नाउ दिस कांस्टेंट इज 1, तो आप इसे हटा दीजिए। नाउ चेंज इन मोमेंटम हो गया जैसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। नाउ व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v, एंड इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो m pf माइनस pi क्या हो गया, take m common, it is equal to v minus u, right? Now put it here, so m v minus u upon t. Now first equation of motion, v minus u upon t is what? It is acceleration, right? V is equal to u plus at किया है हमने first equation of motion, so from here a is equal to v minus u upon t. तो force की value क्या आ गई है, या तो आप force को लिख दो pf minus pi upon t, ये भी formula आप numerical में use करेंगे, and force is equal to mass into acceleration, this is the another formula, right? Force change in momentum के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। These two formula are very very important, which we will use in the numericals. We will do the numericals in the next video. Thank you for watching and please subscribe to my channel for more updates.